1 साल 2 महीने के बाद तो कांग्रेस की सरकार बनेगी, भूपेंद्र चीफ मिनिस्टर बनेगा। 5 महीना तय पूरे इन ये कुलदीप बिश्नोई 5 महीने तो बीजेपी में होगा। 5 महीना में 1 ईंट नहीं ला सका कुलदीप बिश्नोई। एक दिन ला करके विधानसभा की कार्रवाई जनता के सामने रख दे कि मैंने आदमपुर विधानसभा क्षेत्र की एक समस्या जनता के सामने रखी है। इन्होंने जैसे कि चेतावनी दी कि या तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा आके चुनाव लड़े या दीपेंद्र हुड्डा आके चुनाव लड़े, लेकिन जैसे कि आपने खुद बोला ना कि मैं वरिष्ठ नेता हूं, तो दीपेंद्र और भूपेंद्र ने जेपी को, जैसा मैं हमेशा आपको हनुमान कहता हूं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की हनुमान है जेपी को मैदान में उतारा। तो जेपी के पास ऐसा क्या बाण है जो 2009 में नहीं चला पाए और इस बार जो वो जीत जाएंगे? कि स्वर्गीय चौधरी भजनलाल इस धरती पर नहीं है, वो स्वर्ग से धार चुके हैं, स्वर्ग में हैं, उनके बारे में मैं कुछ नहीं बोलूँगा। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूँगा, अगर ये कुलदीप बिश्नोई का गढ़ होता तो उसका बेटा 23,000 था रहे, वो क्यों रहा? नहीं, अब चौटाला का उपचुनाव भी जो हुआ वो भी माननीय मनोहर लाल जी के इशारे पर हुआ। जेपी का ये कहना है कि अभय सिंह चौटाला ने किसान आंदोलन की बजाय ईडी के डर से इस्तीफा दिया। बिल्कुल सरकार के डर से इस्तीफा दिया। अभय सिंह ने इस्तीफा देना था तो जिस दिन पीपड़ी में लाठीचार्ज हुआ उस दिन क्यों नहीं दिया भाई? अभी देख लेना, ये जो इंडियन नेशनल लोकदल का उम्मीदवार है ये इन्हीं का उम्मीदवार है ना। हाँ। नहीं, कभी तो आप पहले आपका धना बना नहीं पाए, कुरुड़ाराम नंबरदार। अरे हमारा तो बड़ा भाई है वो तो फिर हम ले आएंगे उसको, हमारे साथ ही लेके आएंगे, वहाँ ज़्यादा दिन रुकने वाला नहीं है। किरण चौधरी ने कहा कि जब टिकटें बांटी गई तो हमसे नहीं पूछा गया। हाँ, ये बात ठीक है, तो यही तो मैं कह रहा हूँ, ये बात तो मैं मानूंगा। जैसे ही कुलदीप बिश्नोई को पता लगा कि शेड्यूल्ड कास्ट समाज से संबंध रखने वाला चौधरी फूलचंद मौलाना बन गया, नहीं इस पार्टी में मैं नहीं रहूँगा, पार्टी तोड़ दी। चौधरी भजनलाल नहीं चाहते थे कि वो कांग्रेस से बाहर निकले, और ये बात कुलदीप बिश्नोई को कहता हूँ बताए कि 7 तारीख को जब मैं उनके घर गया और 2007 में कि भाई चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं आप पार्टी मत तोड़ो, जब इतनी बड़ी पोस्टें आपको मिल रही हैं तो आप क्यों हल्के का नुकसान कर रहे हो? तो जानबूझ करके पार्टी बना लिया लोग। लेकिन कुलदीप बिश्नोई का ये कहना है कि मेरी पीठ में छुरा घोपा, कि राहुल गांधी ने कहीं न कहीं मुझे आश्वासन दिया था कि मुझे अध्यक्ष बनाया जाएगा, लेकिन मुझे बनाया नहीं गया। वो तो अपनी ये पीड़ा बता के कांग्रेस छोड़ के कांग्रेस का नाश हो जिंदा, ये तो इसा अध्यक्ष बनाना कुलदीप बिश्नोई का काम था, बंदर का हाथ में बंदूक देना, ये काबिल ही नहीं है। गठबंधन के लोग कहीं न कहीं ये कह रहे हैं कि अगर आप भव्य बिश्नोई को जिता देते हैं तो सरकार में साझेदारी हो जाएगी, और ऐसी बातें बड़ौदा में भी कही गई, इलाहाबाद में भी कही गई। लेकिन कांग्रेस किन मुद्दों के साथ मैदान में उतर रही है? आदमपुर का चुनाव जीत करके जयप्रकाश विधानसभा में जाएगा। ये जो समस्याएं जो विपक्ष का एमएलए करा सकता है वो कराऊंगा। उसके बाद जो दूसरी पार्टियों के विधायक हैं उनसे कहूँगा कि लोगों, डूबता हुआ जहाज है, उसमें तो मुझसे भी कोई नहीं रहने, मनस खड़े रहेंगे, या सरकार तो 5 एक महीने में टूट जाएगी। बिंदास हरियाणा की चुनावी यात्रा में हमारे साथ आदमपुर से कांग्रेस के उम्मीदवार और भारत सरकार में रहे केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश साहड़ उर्फ जेपी जी है। हालांकि लगातार ही कहीं न कहीं संभावना जताई जा रही थी कि कांग्रेस की टिकट पर जो है वो जयप्रकाश ही चुनाव लड़ सकते हो। आखिरकार कांग्रेस ने जयप्रकाश उर्फ जेपी को ही मैदान में उतारा है। जेपी जी, इससे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। सारण साहब, 2009 भी आपने यहाँ से चुनाव लड़ा था, फिर से आप कहीं न कहीं मैदान में हैं, किस तरह का मुकाबला आप देख पा रहे हैं? देखिए, 2009 में भी आदमपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता ने कांग्रेस पार्टी को चुनाव जितवाने का काम किया था। ये तो बाय डिफ़ॉल्ट कुलदीप सिंह चुनाव जीत गया। लेकिन ये बात अलग है, कुलदीप बिश्नोई राजनीतिक तौर से परिपक्वता इसकी नहीं दिखाई दी, ये सौदेबाजी करता रहा, और इसके विधायकों ने कांग्रेस पार्टी से कहा कि वोट हमारे हैं और नोट उनको। समझ गए मेरी भाषा को? तो इसलिए हमें आप सीधे हज़का का ब्रेक किया, हज़का को ब्रेक करके और 5 विधायकों ने कांग्रेस पार्टी में मर्ज कर दिया, तो रह गया ना कल्ला बरंगा बरगा। अच्छा बड़ा आदमी फिर भी साझा नहीं को, जो मेरी कमिटमेंट थी वो पूरी कर दो। कौन पूरी करेगा भाई? अगर उस वक्त कुलदीप बिश्नोई, जब लोगों ने 5 वर्ष के लिए इनको बना करके भेजा था तो, और वो अपनी पार्टी को मर्ज कर देता तो विकास होता कि नहीं आदमपुर का? इसकी अज्ञानता की वजह से, या जैसे कि ये कि गैर राजनीतिक तरीका अपनाया, लोगों के प्रति उत्तरदायित्व नहीं समझा, इलाके के विकास की तरफ ध्यान नहीं दिया, तो इसकी वजह से लोग 5 वर्ष विपक्ष में रहे। और दूसरी बात ये कि 2014 में
2012 में ये चला गया बीजेपी के साथ, गठबंधन के साथ। बीजेपी वाला ने देखा कि तो निरे पंजाबी से कहते बोला ये पहले कख नहीं, इसमें कुछ निकला ही नहीं, तो बीजेपी ने इसे किनारा कर लिया। फिर ये चला गया बहुजन समाज पार्टी में। बहुजन समाज पार्टी ने मेरे ख्याल में 6-7 महीने में इसे तोड़ कर लिया। फिर ये हरियाणा प्रदेश का एक परिवार विशेष जो आज भी कुलदीप बिश्नोई की भारतीय जनता पार्टी की पेरोल पे है, और वो हमेशा आदमपुर में तो भजनलाल परिवार कई बार हार चुका होता। 1987 में भी बड़ा भारी मुकाबला था, लेकिन उस परिवार के लोगों ने उनकी सपोर्ट कर दी। उसके बाद कुलदीप बिश्नोई ने इंडिपेंडेंट 2009 में चुनाव लड़ा, बड़ा मुश्किल जीता। 2009 में जैसे ही वो चुनाव खत्म हुआ तो 2 पार्टियों के शरण लेनी पड़ी। अगर इनका गढ़ होता तो क्यों उनकी शरण ली। 2014 में लोकदल के साथ तालमेल बिठा करके, क्योंकि लोकदल का ऐसा उम्मीदवार खड़े कराते रहे जो पूर्ण रूप से इलेक्शन नहीं लड़ सके या कहीं न कहीं फिक्सिंग हो सके, यानी कि इस परिवार की मदद करते रहे, कमज़ोर उम्मीदवार उनके सामने देते रहे। वरना तो इंडियन नेशनल लोकदल में भी बहुत मजबूत उम्मीदवार थे, लेकिन उनको कमज़ोर करने का काम किया तो इस अभय चौटाला ने तो किया। और आज आपने नहीं देखा कल क्या ड्रामा हुआ। मैंने पढ़ करके बड़ा हैरान हुआ। कई दिन पहले ने स्टेट कार्यकारिणी की बैठक की। कार्यकारिणी है कि घर का सारा सामान है, 2 छोरे, 2 मेरे ख्याल में इनकी महिलाएं हैं और 2-3 ये चाचे ताऊआ के भाई हैं, या इनकी स्टेट कार्यकारिणी। तो दुकान में इनके कुछ सांग नहीं है। उस पर भी मैं आऊँगा। आप जो उनके कहीं ना कहीं उम्मीदवार की बात करें जिनको उन्होंने टिकट दी कोरडाराम की, मैं उस बात पर भी आऊँगा। लेकिन उससे पहले सबसे पहला सवाल ये है जेपी जी, और लगातार कहीं ना कहीं सभी के बीच भी है कि ये गठबंधन सरकार का तीसरा उपचुनाव है। अगर हम पहले के 2 उपचुनाव की बात करें, क्योंकि ये सवाल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, पहले के 2 उपचुनाव की बात करें, बड़ौदा का उपचुनाव वो इसलिए हुआ क्योंकि आपके वहाँ से कांग्रेस के विधायक थे, उनकी डेथ हो गई थी, तो जाहिर सी बात है सीट खाली उपचुनाव होगा। दूसरा उपचुनाव एलनाबाद में हुआ क्योंकि किसान आंदोलन चल रहा था, अभय सिंह चौटाला ने इस्तीफा दिया। आप सुनिए, मेरा सवाल सुन लीजिए। अभय सिंह चौटाला ने इस्तीफा दिया तो दूसरा उपचुनाव सीट खाली इसलिए हुआ। लेकिन तीसरा उपचुनाव जो हो रहा है, इसकी आप क्या वजह मानते हैं? नहीं, अभय चौटाला का उपचुनाव भी जो हुआ वो भी माननीय मनोहर लाल जी के इशारे पर हुआ, क्योंकि उस वक्त अगर, लेकिन वो सीट तो नहीं गई ना। नहीं, मैं एक और बात बताना चाहता हूँ। जो आपको मालूम है कि नेता प्रतिपक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जब अविश्वास प्रस्ताव के लिए नोटिस दे दिया, और क्या अभय सिंह चौटाला ने ये नहीं चाहिए था कि वह इस्तीफा 1 दिन के बाद दे देता? उस अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा करानी चाहिए थी। उसका मतलब जब मनोहर लाल जी ने अभय सिंह से कहा कि भैया ईडी, डीए, क्योंकि इन पर तो केस बहुत है ना, आर्थिक अपराधी, मैं नहीं कहता, अदालत कहती है ये सारा सौदा जमानत पे है, तो इन पे केस बहुत है, उसके डर से इस्तीफा दे दिया। अगर अब जेपी का ये कहना है कि अभय सिंह चौटाला ने किसान आंदोलन की बजाय ईडी के डर से इस्तीफा दिया। बिल्कुल, सरकार के डर से इस्तीफा दिया। अभय सिंह ने इस्तीफा देना था तो जिस दिन पीपड़ी में लाठीचार्ज हुआ उस दिन क्यों नहीं दिया भाई? और इस्तीफा ही देता, किसानों का हमदर्द था, तो किसानों का तो अपमान किया अभय सिंह चौटाला ने। आप देखिए, किसान संगठनों ने उसकी मदद करी और वो चुनाव जीत गया। और उन्होंने ये कहा था कि मैं अब कभी ज़िंदगी में भारतीय जनता पार्टी का साथ नहीं दूंगा, और उसने खुद ये कहा था अभय चौटाला ने कि भाई चौधरी रणजीत सिंह और उसके परिवार के लोगों ने विनोद शर्मा की जेब में हाथ डाल दिया, लोगों 4 दिन के बाद बताऊंगा भाई किसने क्या क्या निकाला है। ये थी कि नहीं बात? बोला खुलासा करो कितने किसी पैसे। हाँ, अब उसने हाथ फंसा लिया, या तो उसने कुछ छाया नहीं, छाया तो लोगों को बताया नहीं। यानी कि ऐसा नेता मैंने जिंदगी में पहली बार देखा है। उनका तो खुलासा करने की बात कर रहा था चौधरी रणजीत सिंह का, और खुद भी तो बताया कितना मार लिया है। क्या वो किसान संगठनों के साथ विश्वासघात नहीं है? जिन किसान संगठनों के 735 आदमी केवल इस सरकार की हठधर्मी की वजह से अपनी शहादत देनी पड़ी, और उसी सरकार का अभय चौटाला ने साथ दे दिया, तो ये किससे कड़ी जुड़ती है? ये कड़ी ये जुड़ती है कि अभय सिंह चौटाला को ये पता था सरकार को कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के अविश्वास प्रस्ताव में इंडिपेंडेंट विधायक चौधरी भूपेंद्र सिंह के साथ आगे थे। जग जाहिर था, लोगों को पता था सरकार गिरेगी।
केवल मनोहर लाल जी की सरकार को बचाने के लिए अभय सिंह चौटाला ने एक दिन पहले इस्तीफा दिया, अविश्वास प्रस्ताव पे चर्चा करके। वो तो कल का है। मैं 1990 में पार्लियामेंट्री सिस्टम में आया था। हमें पता है कि भाई अविश्वास प्रस्ताव पे चर्चा करो, उसके बाद अगर आपने इस्तीफा देना इस्तीफा दीजिए। चंद्रशेखर जी ने जब ये देखा कि कांग्रेस पार्टी उनसे समर्थन वापस ले सकती है, तो चंद्रशेखर जी के खिलाफ जब अविश्वास प्रस्ताव आया, चंद्रशेखर जी ने उस पर चर्चा करके बहस करके उस वक्त जाकर के कहा कि मेरी अंतिम वाणी है और मैं राष्ट्रपति पे जाता हूँ, अपना इस्तीफा देता हूँ। अब 91 में अभय सिंह चौटाला को ये चाहिए था कि मैं विश्वास प्रस्ताव में सरकार की पोल खोलता, क्योंकि उसने किसानों पर लाठियाचार्ज की, उसने कर्मचारियों पर लाठियाचार्ज की, वो तो सरकार के पेरोल पे है। चलो इस पे हमने काफ़ी बातें कर ली, क्योंकि चर्चा लंबी हो जाएगी। आदमपुर पे एक बार फिर से आपको वापस आपकी गाड़ी का स्टीयरिंग जो आदमपुर की तरफ घुमा देते हैं। आप हिसार से 3 बार सांसद रहे और आदमपुर से, जैसा मैंने बताया शुरू में, कि आपने चुनाव लड़ा और जहाँ तक आदमपुर की बात कर रहा हूँ मैं, और जहाँ तक मैं ठीक हूँ, आदमपुर में 1967 से लेके अब तक जितने भी चुनाव हुए हैं, अगर सेकंड नंबर से सबसे ज़्यादा वोट लिए हैं तो उसका नाम है जयप्रकाश। जहाँ तक अगर मैं ठीक हूँ, क्योंकि 1970 में देवीलाल ने भी यहाँ से चुनाव लड़ा था, लेकिन वो हार गए थे। उन्होंने 2 जगह से लड़ा, एक बार तोसाम से और तोसाम से, और दोनों जगह से हार गए थे। तो जेपी जी, आप 3 बार यहाँ से सांसद रहे, अब फिर से आप आदमपुर में जा रहे हो। हम भी लगा फिर मैं ठीक कराऊंगा। मैं हिसार से 3 बार एमएलए रहा, 2 बार हम तो 3 बार एमपी रहा, 2 बार हम एमएलए रहे बरवाड़ा से। हाँ, वो मुझे पता है। आप कलायत से भी रहे, बरवाड़ा से भी रहे। मेरा भाई भी रहा बरवाड़ा से। हाँ, मुझे इस बात का, मैं सांसद की बात कर रहा हूँ, क्योंकि सांसद में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपकी पार्लियामेंट्री आदमपुर उसके अंडर। तो क्या कुछ आपने विकास उस समय कराए और आप किस एजेंडे को लेकर फिर से चुनाव मैदान में जाओगे? 2009 के बाद 2022 में फिर आपको आदमपुर उपचुनाव में जाना पड़ रहा है। बहुत बढ़िया प्रश्न आपने पूछा। यही मेरी भूमिका जी। बहुत बढ़िया प्रश्न आपने पूछा कि जब 2005 में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कांग्रेस पार्टी ने विधायक दल का नेता चुन लिया और पार्टी प्रेसिडेंट थे चौधरी भजनलाल, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने क्या भाई का चंद्रमोहन बिश्नोई उसको डिप्टी स्पीकर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिया। कुलदीप बिश्नोई थे मेंबर लोकसभा। तो चौधरी भजनलाल को जब ये कहा गया कि आप को गवर्नर बना रहे हैं और पीसीसी प्रेसिडेंट बना दिया, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था फूलचंद मौलाना को। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, अब ये कड़ी इससे जुड़ती है उदयभान जी से। 2007 में जब कांग्रेस पार्टी ने कहा कि भाई हम चौधरी भजनलाल को राज्यपाल बना रहे हैं, इनके बड़े बेटे को उप मुख्यमंत्री बना रहे हैं और कुलदीप बिश्नोई को सेंटर में स्टेट मिनिस्टर बना, यही फैसला हुआ था। जैसे ही कुलदीप बिश्नोई को पता लगा कि शेड्यूल्ड कास्ट समाज से संबंध रखने वाला चौधरी फूलचंद मौलाना बन गया, नहीं इस पार्टी में मैं नहीं रहूँगा, पार्टी तोड़ दी। चौधरी भजनलाल नहीं चाहते थे कि वो कांग्रेस से बाहर निकले, और ये बात कुलदीप बिश्नोई को कहता हूँ बताए कि 7 तारीख को जब मैं उनके घर गया और 2007 में कि भाई चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं आप पार्टी मत तोड़ो, जब इतनी बड़ी पोस्टें आपको मिल रही हैं तो आप क्यों हल्के का नुकसान कर रहे हो? तो जानबूझ करके पार्टी बना लिए लगे, और उसमें कितनी बड़ी बेईमानी। बात करता ईमानदारी की, संत कहता है अपने आप को। ये सारी बातें आप कांग्रेसियों की तरफ से कही जाती है कि इनके पिताजी को राज्यपाल बना रहे थे, ये सारी बातें हैं, मैंने वो आपके जबान से भी सुनी और भी कई लोगों से सुनी। लेकिन कुलदीप बिश्नोई का ये कहना है कि मेरी पीठ में छुरा घोंपा, कि राहुल गांधी ने कहीं न कहीं मुझे आश्वासन दिया था कि मुझे अध्यक्ष बनाया जाएगा, लेकिन मुझे बनाया नहीं गया। वो तो अपनी ये पीठा बता के कांग्रेस छोड़ के कांग्रेस का नाश हो जिंदा, ये तो इसा अध्यक्ष बनाना कुलदीप बिश्नोई का काम था, बंदर का हाथ में बंदूक देना, ये काबिल ही नहीं है। वो तो हल्के क्यों संभाल रहे थे लंबे समय से? कब संभाला हल्का? आज अगर आदमपुर की दुर्दशा है, मैं भी इंडिपेंडेंट एमएलए रहा हूँ और मैं सत्ताधारी दल का मैंने समर्थन नहीं किया, और रिकॉर्ड इस बात का गवाह है, और मेरी वो सीडी है, आप लोगों ने तो कलायत में मैंने देखा, कलायत में आपने अभी कुछ दिन पहले वो सारे की सारी लिस्ट बताई, क्या क्या आपने काम बताई थी ना। इंडिपेंडेंट एमएलए या विपक्ष का एमएलए क्या इलाके में विकास नहीं करवा सकता अगर उसमें बुद्धि हो और उसकी नीति और नीयत दोनों ठीक हो। कुलदीप बिश्नोई ने आज तक विधानसभा के अंदर आदमपुर विधानसभा क्षेत्र की एक बार भी इश्यूज नहीं उठाए। जब एक सिस्टम होता है, जैसे ही गवर्नर एड्रेस होता है, गवर्नर एड्रेस के बाद बजट सेशन में तो चर्चा होती है उसके ऊपर, तो लास्ट में फिर ये कहा जाता है स्पीकर की तरफ से भाई 5-5 मिनट हर विधायक को मिलेगी, वो अपने हलके की समस्याएं सरकार के सामने रखें। कुलदीप बिश्नोई
एक दिन ला करके विधानसभा की कार्रवाई जनता के सामने रख दे कि मैंने आदमपुर विधानसभा क्षेत्र की एक समस्या जनता के सामने रखी है, एक बात जरूर थी, मनोहर लाल जी इशारा कर देते, हाउस से बाहर चले जाते। पहला तो बेचारा आवे कम था, या तो बीमार है या मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, कहीं न कहीं गड़बड़ है। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी ऐसे अपरिपक्व व्यक्ति ये कैसे सोच रहे, कांग्रेस पार्टी का ही प्रेसिडेंट हो तो सत्यानाश नहीं हो जाएगा। तो वहीं जेपी जी आदमपुर की अगर हम बात करें तो आदमपुर उपचुनाव में तो कांग्रेस ही लड़ रही है, क्योंकि हम आप उम्मीदवार आपकी बात करें, आप भी कांग्रेस से हैं, ठीक है, मुख्य उम्मीदवार हैं। हम उनके बेटे भव्य बिश्नोई की बात करें, चलो वो भले ही बीजेपी में आ गए लेकिन थी वो भी कांग्रेस की सीट। हम आम आदमी पार्टी की बात करें, सत्येंद्र सिंह, वो भी कांग्रेस में थे पहले। हम हाल ही में जो कुरडाराम शामिल हुई नैलो में, वो भी कांग्रेस से। तो ये तो कांग्रेस ही लड़ रही है। तो आप ये देखोगे कांग्रेस पार्टी कितनी बड़ी जमात है कि दूसरी पार्टियों पे तो उम्मीदवार भी नहीं है, वो भी हमसे मांग करके लेके जाते हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि चुनाव के बाद एक आधा साथी तो वापस आ जाएगा। लेकिन कांग्रेस में फूट भी नजर आ रही है। जैसे जैसे आपके नाम की घोषणा हुई तो आपने भी बयान सुना होगा, चंडीगढ़ से किरण चौधरी ने बोला, कुमारी सैलजा ने बोला कि जो टिकट देगी हमसे पूछा नहीं गया। तो क्या वो सब लेकर नेता आपकी मदद करेंगे? क्योंकि आपकी तरफ से जब मैंने पहले आपसे बातचीत की थी तो ये कहा गया था कि अगर 2009 में आपसे आपके नेता बगावत नहीं करते तो आप चुनाव जीत जाते। अरे इन नेताओं ने नहीं करी थी बगावत, जो भी नेता वो तो लोगों ने पकड़ लिए जी, वो तो माफी मांगने आंडे हैं जी। आप कह रहे हो, पहली बात तो है कि बहन कुमारी सैलजा ने इस तरह का बयान किरण चौधरी नहीं दिया। और सैलजा जी का आज सुबह ही मैं अभी दिखाता हूँ, मेरे पास टेलीफोन आया कि जय आप बताओगे, हम उसको साक्षी मानेंगे। साक्षी मानेगा ना। जो आप मैं कुलदीप की तरह झूठ, मैं कुलदीप की तरह झूठ नहीं बोलता ना। मैं अभय चौटाला, चलो अभय चौटाला तो ना सच बोलनी आती ना झूठ बोलनी आती। हाँ, तो मेरे पास सैलजा जी का टेलीफोन आया कि जयप्रकाश भाई मैं राहुल जी की यात्रा में हूँ, क्योंकि हरियाणा प्रदेश का कोई भी सीनियर नेता इन दिनों में उनके साथ नहीं है, क्योंकि ज़्यादा लंबे अरसे तक अपना दीपेंद्र हुड्डा चले थे। लेकिन अभी सारे चुनाव की बागडोर लगभग दीपेंद्र हुड्डा के हाथ में है। तो ये जा नहीं पाए, तो पार्टी ने प्रदेश कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो सीनियर जाना था तो सैलजा जी थी, वो उस पद यात्रा में है। रणदीप सिंह उस स्टेट के प्रभारी हैं। जहाँ तक सवाल है किरण चौधरी का आपको पता है कि 17 तारीख को चुनाव है कांग्रेस प्रेसिडेंट का, और वो पीआरओ है महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र में है। मेरे एक बात समझ में नहीं आती, मारी तो तुम सारी बात पूछ लो। मैंने किरण चौधरी का बयान बताया आपको, मेरा अपना बयान नहीं बताया। किरण चौधरी तो बेचारी उड़ जा रही है, किरण चौधरी का कैट दे रहा है काल का बयान। किरण चौधरी ने कहा कि जब टिकटें बांटी गई तो हमसे नहीं पूछा गया। हाँ, ये बात ठीक है, तो यही तो मैं कह रहा हूँ, ये बात तो मैं मानूंगा, क्योंकि एक नियम है जी। वैसे तो कांग्रेस पार्टी में बहुत सीनियर लोग हैं। हाँ। और जो सारी बात कहूँ तो सबसे सीनियर तो मैं हूँ। बिल्कुल। इन्हें तो 89 में मैं लोकसभा की दौड़ नहीं देखी थी, उसमें केंद्रीय मंत्री था। लेकिन बड़े परिवार में या बड़े सिस्टम में रहने में कोई सीनियर जूनियर नहीं होता। ये पार्टी की एक सिस्टम है। पार्टी का सिस्टम ये है कि भाई जैसे पीसीसी प्रेसिडेंट, सीएलपी लीडर, जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज और पार्टी के वरिष्ठ नेता 5-7 मिलकर के एक विचार विमर्श करते हैं और वो अपनी रिकमेंडेशन थ्रू जनरल सेक्रेटरी हाई कमांड को देते हैं। हाई कमांड उसके अप्रूवल कर देती है तो अनाउंस हो जाता है। तो मुझे नहीं जचता कि आप लोग कह रहे हैं, क्योंकि वो सीएलपी लीडर रही हैं किरण जी, और किरण जी भली भांति जानती हैं सारे प्रोसेस को। वो तो दोनों को, उनको तो बल्कि स्टार प्रचारक बनाया गया है। आप लोग मारी एक तो बात तोड़ मोड़ के। सारण साहब चलो अगले सवाल पे आते हैं। हम ये यार यह नहीं कही था हमने कि क्या ब्रांड माटी करी है इसकी, के नाम बीजेपी वाले की। भाजपा का कोई नेता ही नहीं आया, ये तो बी क्लास के मंत्री थे, ए क्लास के कोई नहीं आया। चलो वो आप बयान दे सकते हैं ऐसा। सारण साहब वहीं आदमपुर की बात करें, 1968 से लेके अब तक कहीं ना कहीं भजनलाल परिवार का दबदबा रहा है और ये आंकड़े भी हैं उन्हीं के परिवार से जीतते रहे हैं। हालांकि बाकी लोग इसको गढ़ कहते हैं, मैं तो ये कहता हूँ कि भजनलाल परिवार की पारिवारिक सीट है, क्योंकि पारिवारिक सीट होना और गढ़ होना उसमें अंतर है। तो इन्होंने जैसे कि चेतावनी दी कि या तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा आके चुनाव लड़े या दीपेंद्र हुड्डा आके चुनाव लड़े। लेकिन जैसे कि आपने खुद बोला ना कि मैं वरिष्ठ नेता हूं, तो दीपेंद्र और भूपेंद्र ने जेपी को, जैसा मैं हमेशा आपको हनुमान कहता हूं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की हनुमान है जेपी को मैदान में उतारा। तो जेपी के पास ऐसा क्या बाण है जो 2009 में नहीं चला पाए और इस बार जो वो जीत जाएंगे? कुछ नहीं करना। हमने तो विश्वासघातियों को, जो दगाबाज हैं, जो चीटर हैं,
उनको पकड़ना ये एक बड़ी भारी फौज आ गई है। ये 24 घंटे भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस पार्टी के प्रहरी के रूप में काम करेंगे और चुनाव जीत जाएंगे। देखो चुनाव कैसे जीता जाता है, जनता कैंडिडेट का कैंडिडेचर, नेता की नीति और नीयत जब स्वीकार कर लेती है तो हम चुनाव जीत जाते हैं। आज चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की नीति और नीयत, कांग्रेस पार्टी की पॉलिसीज और जयप्रकाश का व्यक्तित्व, जयप्रकाश का कैंडिडेचर लोगों ने स्वीकार कर लिया है। हमारे सब साथी मिलकर के मेहनत करेंगे तो इसलिए हम चुनाव जीत जाएंगे। और आप बार बार भजनलाल का जो नहीं, एक सेकंड में बताता हूँ कि स्वर्गीय चौधरी भजनलाल इस धरती पर नहीं है, वो स्वर्ग से धार चुके हैं, स्वर्ग में हैं, उनके बारे में मैं कुछ नहीं बोलूँगा। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूँगा, अगर ये कुलदीप बिश्नोई का गढ़ होता तो उसका बेटा 23,000 था रहे, वो क्यों आ रहा? भैया वो किसी और का बेटा था कि उसका बेटा था? हाँ, फिर गढ़ कहाँ रह गया? गढ़ तो वो होता है जिस तरह भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब से चुनाव लड़ रहे हैं, चाहे दीपेंद्र सिंह हुड्डा लोकसभा हार गए लेकिन किलोई से कभी नहीं आ रहे। आज लोकसभा तो वो भी आ रहे ना, किलोई से थोड़े आ रहे। चलो किलोई से नहीं आ रहे लेकिन हार तो गए। अरे वो किलो तो आए हैं यार, दक्कत है क्यों मारला तो जमान जब्त होगी। जो मैं कहना चाह रहा था वही बात आप बोल रहे हो। मैंने कहा ये गढ़ के साथ साथ पारिवारिक सीट है। ना, इनकी पारिवारिक सीट भी नहीं है, कांग्रेस पार्टी के सहयोग से जीतते रहे। जब भी कुलदीप बिश्नोई परिवार ने कांग्रेस पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ा है, यूँ बेचारा कहीं न कहीं फिक्सिंग करके जीत रहे हैं। अभी देख लेना, ये जो इंडियन नेशनल लोकदल का उम्मीदवार है, ये इन्हीं का उम्मीदवार है ना। हाँ। नहीं, कभी तो आप पहले आपका था ना, बना नहीं पाए, कुरुड़ाराम नंबरदार। अरे हमारा तो बड़ा भाई है वो तो फिर हम ले आएंगे उसको, हमारे साथ ही लेके आएंगे, वहाँ ज़्यादा दिन रुकने वाला नहीं है। यानी कि आप जब तक नामांकन वापस होते तब तक उससे पहले ला सकते हो? नहीं, मैं को चुनाव के बाद लेना पड़ा, हमारा साथी है। मैं उस बात का भी उदाहरण हूँ, जब बड़ौदा का उपचुनाव हो रहा था और सबसे पहले जेपी कपूर नरवाल के घर पहुंच गए थे, मैं उस बात का भी उदाहरण हूँ। नहीं ऐसा तो चलो हम देखेंगे, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि कुरुड़ाराम नंबरदार हमारा साथी रहा है और वो भावना में बह करके गुस्से में चला गया। चुनाव के बाद हम उसको अपने साथी को वापस ले आएंगे, क्योंकि इंडियन नेशनल लोकदल तो ये बीजेपी की बी टीम है, ये तो बीजेपी के लिए काम कर रही है। और यहाँ लोग को 1015 से 12 से पर्चड़ी दे देगा तो फिर वो बेचारा रह के केक रहेगा। ये तो दुकानदार हैं, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी नहीं, ये तो एक दुकान है। जेपी जी, अंतिम सवाल है मेरा, गठबंधन के लोग कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं कि अगर आप भव्य बिश्नोई को जिता देते हैं तो सरकार में साझेदारी हो जाएगी, और ऐसी बातें बड़ौदा में भी कही गई, इलाहाबाद में भी कही गई, लेकिन कांग्रेस किन मुद्दों के साथ मैदान में उतर रही है? अरे मैं कह तो दिया, 1 साल 2 महीने के बाद तो कांग्रेस की सरकार बनेगी, भूपेंद्र चीफ मिनिस्टर बनेगा। 5 महीना तय पूरे इन ये कुलदीप बिश्नोई 5 महीने तो बीजेपी में होगा। 5 महीना में 1 ईंट नहीं ला सका। आदमपुर में बहुत बुरी हालत, अगर आप सिविल हॉस्पिटल के आगे से निकलोगे, मैंने वहाँ की रिपोर्ट भी बनाई है, बदबू मारती है ना। अगर आप टिब्बे पे जाओगे, लाइन पार जाओगे, वहाँ जो गरीब लोग वास करते हैं उनको 6-6 दिन पीने का पानी नहीं मिलता। तो शहर की, मैं कल ही गया शहर में, मुझे बहुत लोग कह रहे कि जयप्रकाश जी आपने दफ्तर बाहर क्यों खोला? मैं भी बताऊँ रहे, शहर में कोई जगह तो कोई नहीं, यानी कि को मोटरसाइकिल या स्कूटी पे तो रात को आदमी चल भी नहीं सकता। तो ये उस बदहाली जो है, ये सिर्फ कुलदीप बिश्नोई के नकम्मे कैंडिडेचर की वजह से, नकम्मी उम्मीदवारी, उसने कभी इलाके का आवाज़ नहीं उठाई। वरना हरियाणा प्रदेश में आदमपुर में काम क्यों नहीं हुए, सारा हरियाणा में भी नहीं हुए। मतलब आप जेपी जी कह रहे हो कि 24 में जो कांग्रेस की सरकार आएगी, यानी कि जयप्रकाश नारायण ये भी कहना चाह रहे हैं, अगर मैं सही हूँ तो, कि अगर ये आदमपुर का उपचुनाव हो रहा है तो क्या इसको 2024 से पहले सेमीफाइनल समझा जाए? सेमीफाइनल नहीं, आदमपुर का चुनाव जीत करके जयप्रकाश विधानसभा में जाएगा। ये जो समस्याएं जो विपक्ष का एमएलए करा सकता है वो कराऊंगा। उसके बाद जो दूसरी पार्टियों के विधायक हैं उनसे कहूँगा कि लोगों, डूबता हुआ जहाज है, उसमें तो मुझसे भी कोई नहीं रंधे मनस खड़े रहेंगे, या सरकार तो 5 एक महीने में टूट जाएगी। वैसे मेरा अंतिम सवाल था, लेकिन एक सवाल हो रहा है, क्योंकि गठबंधन की बात है तो जो साथी उनकी बात भी करनी ज़रूरी है। बीजेपी की तरफ से हो गई है, लेकिन जेजेपी का क्या कुछ आपको लग रहा है? क्योंकि आप भी कलैच छोड़ के यहाँ आए हो और इनका भी गढ़ रहा है, दुष्यंत यहाँ चुनाव लड़ते रहे हैं, अजय सिंह यहाँ चुनाव लड़ते रहे हैं, आप भी खुद यहाँ चुनाव लड़ते रहे हो, फिर इनका गढ़ क्यों करे यार? जयप्रकाश लड़ता रहा, उसका नाम में इनका गढ़ एक का गढ़ है। मैं 3 बार MP रहा हूँ, को रहा है कि मैंने लिया ना,
मैंने लिया ना नाम गढ़ तो मेरा है, जी। ये के मांगा हुआ है, जी। ये तो माइग्रेटेड है, असली तो मैं ही हूँ। तो मान करके चलें कि इस बार को कांग्रेस में खिलाफत नहीं होकर मुझे आप चुनाव लड़ोगे। कोई खिलाफत, चलो शुक्रिया बातचीत, चुनाव जीतेंगे, चुनाव लड़ेंगे नहीं, चुनाव जीतेंगे। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो ये थे जयप्रकाश साहण, जिन्होंने कहीं ना कहीं जीत का दावा भी किया और हर बार जो है कहीं ना कहीं इस बार जेपी की तरफ से कहा गया है कि हर हाल में मैं ही आदमपुर से विधायक बनकर जो हो चंडीगढ़ पहुंचूंगा और जो भी यहाँ के काम अब तक नहीं हुए वो विपक्ष में रहते हुए भी जो है सारे के सारे काम करवाऊंगा। हालांकि आने वाला समय बताएगा और आदमपुर की जनता अब देखना होगा कि किसको अपना विधायक चुनकर जो है वो चंडीगढ़ भेजने का काम करेगी। वीडियो जर्नलिस्ट विकास कुमार के साथ सुरेंद्र नैन, बिंदास हरियाणा।